ये बेहद खास तस्वीरें संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज शपथ ग्रहण हुआ और देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली और बन गई देश की सुप्रीम कमांडर। और अब राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंची रामनाथ कोविंद के साथ और अब उनसे बतौर राष्ट्रपति औपचारिक मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन। ये उनके काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल देव जी, जरा थोड़ी नजर इनायत आपकी चाहूंगा इन तस्वीरों पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन। किस किस किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तरह का प्रोटोकॉल होता है और आगे क्या कार्यक्रम रहता है जब नई राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचती हैं, अगर इस बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता पाएं। देखिए, ये जो शिष्टाचार का अंग है, एक देश को नया राष्ट्रपति मिला है, मिली हैं और अब उसके बाद जो दूसरा प्रमुख व्यक्ति है देश में संवैधानिक क्रम में प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति को अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ही विल कॉल ऑन हर, वो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे, उनको देश के बारे में जानकारी देंगे, अपने मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी देंगे, उनका विधिवत स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और इसके बाद एक पूरा क्रम होगा कि उनका मंत्रिमंडल से भी परिचय कराया जाएगा। तो राष्ट्रपति को अपने संवैधानिक कर्तव्यों के तहत जिन व्यक्तियों और जिस समूह की सलाह पर काम करना है और जिन सेना के तीनों अंगों के वो प्रधान सेनाध्यक्ष हैं, उनसे भी उनका परिचय होगा, उनके बारे में उनको ब्रीफ किया जाएगा, विस्तृत जानकारी दी जाएगी ताकि उनको अपने पूरा कर्तव्य क्षेत्र का, अपने अधिकार क्षेत्र का और उनके अधीन जो जो प्रमुख लोग हैं, जो शक्तियां हैं, अंग हैं, उनके प्रमुखों से उनका परिचय हो, क्योंकि यही इन्हीं के माध्यम से और इन्हीं के द्वारा वो अपने कर्तव्यों का अनुपालन उनको करना है राष्ट्रपति को। तो ये शिष्टाचार है। एक नया राष्ट्राध्यक्ष आया है और वो अब अपने अधीन आने वाले सभी प्रमुख अंगों के प्रमुखों से परिचय प्राप्त कर रहा है। ठीक है, शिष्टाचार भेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए। ये तस्वीरें लगातार हम देख ही रहे हैं, लेकिन जोशी जी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना विपक्षी एकता, जिसकी बात अक्सर ऑपोजिशन के नेताओं की तरफ से की जाती है, उसके लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। किस बड़े अंतर से उन्होंने ऑपोजिशन के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को हराया और किस तरह से इन चुनावों के दौरान एनडीए का दायरा बढ़ते हुए हमने देखा, उसकी इज्जत को बढ़ते हुए देखा। इस लिहाज से द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना, वहीं हम मिशन 2024 के लिहाज से भी थोड़ी बात कर लें, ये कितना बड़ा संदेश है और विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है? मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सफलता नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो रणनीतिकार हैं उनकी सफलता है। उन्होंने बांध दिया इस तरह से विपक्ष को, वो उगलते बने न निगलते बने, उस तरह की स्थिति विपक्ष के सामने आ गई। न तो विरोध कर सकते थे आदिवासी महिला उम्मीदवार का, न उसको सपोर्ट करते बन रहा था। इसलिए वो जो रैंक थी एनडीए के जो अपोजिट पार्टीज थी, उनमें दरार पड़ गई और मजबूरन झारखंड मुक्ति मोर्चा है, नवीन पटनायक की पार्टी, उन सब लोगों को सपोर्ट करना पड़ा और बहुत सारे सांसदों ने इन महिला को जो है सपोर्ट किया, द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया। तो ये रणनीति की सफलता है और ये रणनीति की सफलता ये नहीं है कि अचानक यहाँ सफल हो गए, ये कोई फ्लूक हो गया या तुक्के से हो गए। ये बाकायदा मुझे लगता है कि 2015-16 के बाद से ही रणनीति शुरू हो गई थी कि कहाँ किस कैंडिडेट को निकालना है आगे, किसको गवर्नर बनाना, जैसे 2015 में शायद बनी थी गवर्नर जो बनी, उनकी ये पहले कोविद भी जो है वो उसी तरह से थे, रणनीति बना करके के उनको गवर्नर बनाया जाएगा, उसके बाद उनको राष्ट्रपति के लिए लगाया जाएगा। तो एक एक जो प्यादा शब्द का इस्तेमाल मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं शतरंज का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो प्यादा जो है वो कहाँ से कहाँ बढ़ना है, वो रणनीतिकार की सफलता है।
और ये इससे आगे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं उनके सामने अभी पूरे 5 साल का मौका है, और 5 साल में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। राष्ट्र, राज्य में, समाज में चीज़ें बदलती हैं, बहुत अपहीवल होते हैं। सही बात है, लेकिन इसी चुनावी रणनीति का जिसका आपने जिक्र किया, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मनोज जी, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हमें संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे एक तरफ और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जो संकेत हैं उन पर भी अगर गौर किया जाए तो जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं उसमें एनडीए का पल्ला बहुत भारी नजर आ रहा है। खास तौर पर विपक्षी एकता में एक बार फिर हम सेंध लगते हुए देख रहे हैं, तो इसे किस तरह से आप देखेंगे, इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखेंगे? राष्ट्रपति चुनाव से उपराष्ट्रपति चुनाव भिन्न होता है, चूंकि उसमें केवल सांसद वोट करते हैं दोनों सदनों के, और सांसदों की संख्या अकेले भाजपा सक्षम है जिताने के लिए। एनडीए और बाकी सहयोगी दल, और जिस तरह से ये वो राष्ट्रपति के चुनाव में अन्य दल जो एनडीए से बाहर हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है। अगर वैसा समर्थन हुआ तो जीत का मार्जिन बहुत बड़ा होगा। मुझे लग रहा है कि ये घटनाक्रम जो द्रौपदी मुर्मू के चुनाव से लेकर और जो हुआ है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का जो बयान कि हम उपराष्ट्रपति चुनाव से अपने को अलग कर रहे हैं जी, उसकी एक कड़ी है। अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि आने वाले समय में कैसा होगा, लेकिन ये भी संभव है, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। यह भी संभव है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से अलग होकर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने संबंध थोड़ा सुधार पाएंगे। नहीं, लेकिन ये दो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है मनोज जी। जब ये चर्चा निकली ही है तो वही कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये एक ममता बनर्जी का ये स्टैंड जिसमें वो ये कहती हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो एब्सटेन करेंगे, यानी जो ऑपोजिशन की कैंडिडेट है मार्गरेट अल्वा उनका समर्थन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जैसे ही उनका ये फैसला सामने आता है, कहा यह जाने लगता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हम देखते हैं उधर कि ईडी छापा मार देती है, पार्थ चैटर्जी जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं, और फिर एक बार केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप टीएमसी के तमाम नेताओं की तरफ से लगना शुरू होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं, लेकिन टीएमसी बीजेपी के संबंध जो है वो इतने आसानी से हम लोग उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, वो काफी उलझे हुए हैं। हाँ। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। सरकारें जो इस देश में बनी है एकदम विपरीत विचारधारा को साथ ले लेके कई राज्यों में बनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीएमसी भाजपा और एनडीए के साथ हो जाएगा, लेकिन सुधर सकता है संबंध, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जाहिर तौर से ये हम लोगों से ज्यादा ममता बनर्जी को पता है कि उनके एब्सेंट करने से कितना बड़ा लाभ और एनडीए उम्मीदवार भाई एनडीए तो ये चाहेगा ना कि जीत के अंतर को और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इसलिए उनको जोशी जी, पता है। ये कहानी क्या हुई? मतलब ममता बनर्जी एब्सटेन करने का फैसला करती हैं और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, सोर्सेस के हवाले से तो ये भी खबर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी ने बात करने की कोशिश की थी ममता बनर्जी से, लेकिन ममता बनर्जी फोन पर नहीं आई। मतलब खुद फैसला लेने के बाद उनकी बात नहीं हुई सोनिया गांधी। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे जब आए इसी साल मार्च में, उसके बाद आप देखेंगे कि विपक्षी एकता अचानक इन लोगों को लगा, विपक्ष के नेताओं को, अब ये 2024 की तैयारी शुरू करनी चाहिए अभी से, और एक महाजोट बनाने की कोशिश हो जिसमें ये तमाम विपक्ष एकजुट हो, ममता बनर्जी उसकी सबसे बड़ी अगवा हो, इस तरह की कोशिशें हुई थी। हाँ। लेकिन फिर वही रणनीति की बात आती है। इस विपक्ष का जो ये गठजोड़ बन रहा था, इसमें एक पलीता लगा दिया और वो सब दरहम बरहम हो गया, बिखर गया है। मतलब अब यही लगना चाहिए, हो सकता है अभी 2022 से 2024 के बीच में फिर से नहीं, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं कि वो ममता बनर्जी जो पूरे ऑपोजिशन को एक करने की बात कह रही थी, जो ये कह रही थी कि 2024 तक हमें इंतजार नहीं करना होगा, अभी से बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए एकजुट होकर सड़क पर दिखना होगा, जमीन पर दिखना होगा, वो खुद इस विपक्षी एकता, सो कॉल्ड विपक्षी एकता में कैसे पलीता लगाती हुई नजर आ रही? देखिए, ऐसा है कि अभी आप एक उदाहरण देता हूं कि बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिवली, बहुत ही उग्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही थी ममता बनर्जी जी, अभी उनकी पार्टी के मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, पार्थ चैटर्जी, और वो खामोश हैं। आपको याद होगा पहले जब टीएमसी के लोग गिरफ्तार हुए थे
तो उन्होंने जाके सीबीआई के दफ्तर के सामने धरना दिया था, 6 घंटे तक धरना दिया था और कहा था कि इनको रिलीज किया जाए। इस बार खामोश हैं क्योंकि 21 करोड़ रुपए की नकदी ईडी ने बरामद की है। देखिए, मायावती खामोश हो गई, इसके बारे में बहुत स्पेकुलेशन लगाया जाता है। क्यों अपनी राजनीति छोड़ दी उन्होंने, क्यों अपना पूरा जो है दलित वोट बैंक, एक तरह से क्रांति इस मुल्क में कांशीराम जी ने शुरुआत की थी 80 के दशक में, 84 के बाद से जी। वो पूरी जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको बह जाने दिया। क्यों बह जाने दिया, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। आप लोग भी लगा सकते हैं इसका अंदाजा कि क्यों मायावती हालांकि इतनी इस बात खामोश को हो गई। लेकर किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।